चलो देखो, टिश्यू बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ऑरिजिन, ठीक है, ऑरिजिन सिमिलर होगा, स्ट्रक्चर बट मे बी सिमिलर और dissimilar structure and function। मतलब टिश्यू होने के लिए सिर्फ ऑरिजिन होना सेम है, ऑरिजिन होना जरूरी सेम है। ऑरिजिन का मतलब क्या, ये हम लोग आगे जानेंगे, बट अभी सिर्फ याद रखो, ठीक है? ठीक है, नहीं ठीक है? ठीक है। ठीक है। अब देखो एक और खास बात, एनसीईआरटी इन सभी के लिए बोलता है टिश्यू वैसा ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन फॉलो करे। एनसीईआरटी स्पेसिफिक फंक्शन टर्म को यूज कर रहा है, इसीलिए अगर स्पेसिफिक फंक्शन हो तब ध्यान रखना, क्योंकि एनसीईआरटी यूज किए हुए इस वर्ड को, तो आपको इसको सही लेना होगा, ठीक है ना? एनसीईआरटी बोल रहा है इसलिए आपको उसका बात मानना होगा, नहीं तो फिर आप छोड़ भी सकते हो। सिमिलर रहा तो आप छोड़ सकते हो, बट स्पेसिफिक को ध्यान देना, एनसीईआरटी का बात है भाई, इसको कोई रिस्क नहीं ले, ठीक है? ठीक है ना? ठीक, चलो लिख लिए यहाँ तक, हटाएं? लिखे तो नहीं है, जल्दी लिखो। अभी देखो, ये जो टिश्यूज है, खास बात याद रहे, अभी हम लोग जो टिश्यू पढ़ रहे हैं वो जूलॉजी में पढ़ रहे हैं, और ऐसे एनसीईआरटी में भी टिश्यू में सिर्फ एनिमल का बात हो रहा है, एनिमल टिश्यूज का। एनाटॉमी एक चैप्टर होगा, प्लांट एनाटॉमी, वहां पे हम लोग प्लांट टिश्यूज के बारे में जानेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनिमल टिश्यू का बात हो रहा है। टिश्यू के बारे में। तो आपको 4 तरह का टिश्यू यहाँ देखना है। सबसे पहला एपिथेलियल, कनेक्टिव, इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल। वेरी गुड। दूसरा इज कनेक्टिव, थर्ड इज मस्कुलर, एंड फोर्थ इज न्यूरल टिश्यू। तो 4 तरह का टिश्यू है, जिसमें आप इपिथेलियल को अभी सबसे पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? इपिथेलियल, इपिथेलियल टिश्यू को। तो चलिए इपिथेलियल हेडिंग डालिए। 5 तरह का होता है। नहीं, 4 ही, एनसीईआरटी 4 पढ़ाया है। चलो इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट, इसको बोलेंगे कि ये एक ऐसा टिश्यू है जो हमेशा ही फ्री, जिसका एक साइड हमेशा ही फ्री सरफेस को तरफ होगा। जैसे मान लो ये तुम्हारा एक टिश्यू है, इस तरह से अगर हम एक एपिथेलियल टिश्यू का तो वो स्लाइड दिखा रहा है, ठीक है। अब मान लो ये एक एपिथेलियल टिश्यू है, मान लो ये जो हम तुमको दिखा रहे हैं वो स्किन है। क्या है? स्किन। नॉर्मली स्किन में होता भी है, एपिथेलियल टिश्यू ही होता है, बट वो केराटिनाइज्ड होता है, वो कॉम्प्लेक्स होता है। बट चलो अगर कॉम्प्लेक्स तो एक सिंपल का भी बात करोगे, फिर भी एक एग्जांपल ले रहे हैं, स्टमक। स्टमक का अगर डायग्राम देखें तो कुछ ऐसा होगा, सही होता है ना? यहाँ पे हॉलो होगा, हॉलो मतलब खोखला, खोखला स्ट्रक्चर है बिल्कुल स्टमक। यहाँ पे तुम्हारा फूड स्टोर होगा, होगा? तो देखो तो जरा, यहाँ पे ये जो लाइन तुमको दिख रहा है, ये लाइनिंग अपर लेयर, अपर मोस्ट लेयर अंदर से, यहाँ जो लेयर होगा, या इस तरफ चारों तरफ जो लेयर होगा इधर, ये होगा इपिथेलियल टिश्यू का। किसका होगा? इपिथेलियल टिश्यू का। अगर ऐसा हुआ तो ये वाला पार्ट जो तुमको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये इधर होगा। तो देखो तो इधर कुछ है क्या? यहाँ हवा ही ना है, नॉर्मली क्या है वहां? एयर, मतलब ये हॉलो स्पेस है, मतलब
कि इधर वाला सरफेस, इधर वाला बाहर की तरफ वाला सरफेस इज द फ्री सरफेस। फ्री सरफेस मतलब ये वाला पार्ट किसी और से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, और एक साइड ये वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे जुड़ा होगा। एक साइड तो स्किन होगा, बट एक साइड क्या होगा, फ्री सरफेस होगा। तो एपिथेलियल टिश्यू का या फिर बोलो एक तरह से इसका डेफिनेशन ही होता है, इट हैज अ फ्री सरफेस व्हिच फेसेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड एनवायरनमेंट। फ्री सरफेस which either faces the body fluid or the outer environment। और द आउटर environment, तो या तो बाहर वाला फ्री सरफेस को फॉलो करेगा या फिर आउटर environment को फॉलो करेगा। ठीक है, और इसीलिए इस टिश्यू को हम लोग बोलते हैं कि ये कवरिंग टिश्यू होता है। कौन सा टिश्यू? कवरिंग टिश्यू। क्योंकि देखो, या तो ये अंदर से कवर कर रहा होता है, जैसे अगर स्किन बोले तो स्किन हमारे बॉडी को बाहर से कवर ही तो कर रहा है। मान लो ये हमारा स्किन है, तो ये हमारे बॉडी को बाहर से कवर किए हुए, तो ये कवरिंग टिश्यू होता है। ठीक है, कैसा टिश्यू है ये? कवरिंग। उसको याद रखना कि ये कवरिंग टिश्यू होता है, जो कि या तो अंदर में बॉडी फ्लूइड को फेस करता है या आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस करता है। ठीक है, इसका जो सेल्स होता है, इस टिश्यू में जो सेल्स है, ये जो सेल्स है, जो भी सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। तो अगर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, कॉम्पैक्टली अरेंज का मतलब एक दूसरे के बहुत नजदीक नजदीक अरेंजमेंट है। अगर ऐसा होगा तो क्या यहाँ इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा? हाँ होगा नहीं होगा? होगा। नहीं, या तो नहीं या फिर होगा तो बहुत कम होगा। तुम लोग लिख लेते हैं लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। होता क्या मतलब? होता क्या, देखो दिखाते हैं। ये एक टिश्यू का स्लाइड है, इसमें बहुत सारे सेल्स होंगे, इसमें बहुत सारा सेल्स है, और इन सभी सेल्स के बीच में तुम्हारा कुछ फ्लूइड होगा, लिक्विड। समझ रहे हो? इन सब सेल्स के बीच में कुछ फ्लूइड होगा। ये देखो, ये तो तुम्हारा सेल है। क्या है? सेल। और ये जो दिख रहा है ना, दो सेल के बीच का लिक्विड, दिस इज इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। ठीक है, इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स, दो सेल के बीच का जो फ्लूइड होता है उसको इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, देखो दो टर्म होता है जो बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। दो टर्म होता है जो बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। एक तुम्हारा होता है मैट्रिक्स, और एक होता है एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड दो चीज होता है, एक होता है मैट्रिक्स और एक होता है एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। यहीं पे होता है, दोनों का पोजीशन लगभग सेम ही है, बाहर नहीं होगा, दो सेल के बीच में। बट ध्यान रखना, इसका पहचान क्या है कि मैट्रिक्स है या इंटरसेल्युलर एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है। तो मैट्रिक्स सेम सेल देता है। जो सेल का टिश्यू में है ना, जैसे मान लो ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये सब जो सेल है, अगर ये मैट्रिक्स होता, जैसे ये है, अगर ये मैट्रिक्स होता तो इसको रिलीज, ये जो फ्लूइड है यहाँ पे, उसको रिलीज यही सब सेल किया है। ठीक है, और अगर ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता तो इसको ये सब जो सेल्स है नॉट रिलीज्ड बाय
कंस्टिट्यूटिंग सेल्स, ठीक है, उन सब सेल से रिलीज नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, ऐसा ही एक और टर्म आएगा, इतना लिख लिए हो? नहीं अभी नहीं लिखे, कुछ भी नहीं लिखे। ठीक है, टिश्यू फ्लूइड लाइज बिटवीन टू टिश्यूज, दो टिश्यू के बीच में होता है। जैसे मान लो यहाँ एक टिश्यू है, ये एक टिश्यू आपको दिख रहा है ना, ये एक टिश्यू दिख रहा है, ऐसा ही एक और टिश्यू होगा, तो दो टिश्यू के बीच का जो फ्लूइड होगा उसको क्या बोलेंगे? टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, जल्दी से इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते एपिथेलियल में। लिख लिए। हो गया? यस सर। ठीक, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में एक और बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हटा रहे हैं हम, ये सब हम हटा रहे हैं क्योंकि आप लोग मैक्सिमम चीज लिख चुके हो, तो अब हटा रहे हैं। खैर चलो, अब अगला पॉइंट, इसमें एक पॉइंट है जो कि एक्स्ट्रा भी है, लेकिन फिर भी इसको याद रखना। ये पॉइंट है तुम्हारा, ये आ गया, ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट इन इट, ब्लड वेसल नहीं होता इसमें, ब्लड वेसल नहीं होता, याद रखना, ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट इन इट। हो गया यहाँ तक? ब्लड वेसल इसमें नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद अब आगे देखते हैं। हो गया? इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होता है। एपिथेलियल टिश्यू में, एपिथेलियल टिश्यू। ओके। हटा रहा हूं, हटाऊं? चलो अगला, एपिथेलियल टिश्यू का बहुत सारा टाइप्स है। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। चलो अब इसका टाइप्स देखते हैं, ठीक है। एक टाइप तुम्हारा सिंपल। सबसे पहला तो देखो, सबसे पहले जैसे हम इसको डिवाइड करते हैं तो दो तरह में आता है, एक होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड, और फिर सिंपल को हम लोग और देखते हैं। पहला होता है सिंपल और दूसरा होता है कंपाउंड। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद अब आगे देखो, सिंपल को फिर से और सारे टाइप में डिवाइड करते हैं, कंपाउंड का और कोई टाइप नहीं है, ठीक है। पहला है सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम, क्या? सिंपल स्क्वायमस। और जल्दी जल्दी लिखते भी जाना, अब 10 मिनट बचा है बस, उसके बाद ये सेशन एंड होगा। बहुत जल्दी सब। हाँ बहुत जल्दी टाइम गुजर रहा है, मानना पड़ेगा। सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम, ठीक है, पहला। दूसरा है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, हो गया। तीसरा है सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम, सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम, ठीक है। सिलिएटेड। फिर सिलिएटेड,
सिलिएटेड इपिथेलियम। और एक और है जो कि एनसीईआरटी में तो नहीं दिया, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा ही बोलोगे बट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है ट्रांजिशनल इपिथेलियम। सिंपल का ही टाइप है ये। ठीक है, इतना सारा हमको देखना है। हो गया यहाँ तक? हाँ लिख लिया। लिख लिए तो ठीक है। फिर पहले सिंपल और कंपाउंड का डिफरेंस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हटाए ना मिटाए? रुक जाइए भैया 1 मिनट। जल्दी लिखो फिर। सर ग्लैंड्यूलर भी होता है। चलो अब देखते हैं सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम को। देखो इसमें सबसे पहले फ्लैटेंड थिन लेयर, फ्लैटेंड थिन लेयर की तरह होता है। कैसा होता है? सिंगल Flattened थिन होता है। लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स। ठीक है, एक बात, फ्लैटेंड थिन लेयर होता है, एक ब्रैकेट में लिख लो सिंगल। कैसा लेयर होता है? सिंगल। सिंगल अगला पॉइंट, इसका Irregular. बाउंड्री इरेगुलर होता है। इरेगुलर बाउंड्री, बाउंड्री कैसा होता है इसका? इरेगुलर। ठीक है, और ये नॉर्मली फॉर्म्स डिफ्यूजन बाउंड्री। क्या करता है? डिफ्यूजन बाउंड्री। जहां कहीं भी हमारे बॉडी में डिफ्यूजन होता है, जहां कहीं भी हमारे बॉडी में डिफ्यूजन होता है, वहां पे यही होता है। और स्क्वायमस एपिथेलियम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्क्वायमस एपिथेलियम का एक और नाम भी है, पेवमेंट एपिथेलियम, क्योंकि इसका बाउंड्री इरेगुलर होता है और ये फ्लैटेंड थिन लेयर होता है, इसलिए पेवमेंट की तरह दिखता है। फुटपाथ वाला जो रास्ता होता है ना, उसको पेवमेंट बोलते हैं। ठीक है, ऑर्थोपेगस का? नहीं, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम का बात कर रहे हैं। इसका एक और नाम होता है पेवमेंट एपिथेलियम। ठीक है, क्योंकि इसका बाउंड्री इरेगुलर होता है और ये बहुत ही थिन लेयर होता है, तो इसलिए ऐसा लगता है जैसे पेवमेंट हो, पैदल चलने वाला रास्ता, इसीलिए इसका एक थर्ड नाम। वाला पार्ट नहीं समझ में। वापस बोलो। सर पेवमेंट एक थर्ड बार वाला फिर से लाइन बता दीजिए। फॉर्म्स डिफ्यूजन फ्रॉम बाउंड्री नहीं समझ में आया? डिफ्यूजन अच्छा ठीक है, बाउंड्री। देखो एक सेकंड रुको। कई बार रोड के किनारे आप इस तरह का देखोगे बना हुआ, पैदल चलने के लिए फुटपाथ, हाँ वही रेड कलर का होता है, टाइल्स लगा हुआ, नोटिस किए? तो ये जो तुमको दिख रहा है इस तरह का, ऐसा ही ये सेल भी दिखता है। कौन सा? ऐसा ही ये टिश्यू भी दिखता है। कौन सा? सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम। और चूंकि ये पैदल चलने वाला रास्ता की तरह दिखता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? एक और नाम पेवमेंट एपिथेलियम। अभी ठीक है? ठीक है ना? अब देखो, इसका फॉर्म्स डिफ्यूजन बाउंड्री का मतलब ये कि जहां कहीं भी हमारे बॉडी में डिफ्यूजन होता है, देखो डिफ्यूजन होने के लिए बहुत पतला लेयर का होना बहुत जरूरी है। इधर जो सब्सटेंस होगा जिसको डिफ्यूज होना है, ठीक है, या यूं बोलो कि यहाँ जो सब्सटेंस होगा जिसका कंसंट्रेशन अधिक होगा और यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन कम है, लोअर कंसंट्रेशन। हाँ, तो डिफ्यूजन ऐसे होगा। डिफ्यूजन होने के लिए बीच का मेम्ब्रेन को थिन होना बहुत जरूरी है। ठीक। और इससे कम क्या होगा? यहाँ तो एक लेयर ही है, समझ रहे हो? इसीलिए जहां कहीं भी होता है डिफ्यूजन बाउंड्री की तरह फॉर्म करता है। इसका एग्जांपल देखो, कहाँ गया यार, जल्दी जल्दी लिखते भी चलना, 1.5 मिनट हमारे पास टाइम है, फिर ये सेशन अपने आप एंड हो जाएगा। एयर सैक्स ऑफ लंग्स मतलब एल्वेओली। वॉल ऑफ ब्लड वेसल। एक और एग्जांपल है तो ब्लड वेसल। ठीक है, उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है, ये एक्स्ट्रा है, इन द लाइनिंग ऑफ सिलोम। सिलोम क्या होता है ये हम लोग जानेंगे आगे, अभी नहीं पढ़ते। एनिमल किंगडम अगर पढ़ते तो वहां जानते हैं, सिलोम वहां जानना है। ठीक है, हो गया यहाँ तक?
ब्लड वेसल के साथ साथ आप इसको यहाँ लिम्फ वेसल भी लिख सकते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल हो गया, लिम्फ वेसल हो गया, एल्वियोली हो गया। मेरे पीछे से कुछ आवाज आ रहा है, इरिटेटिंग सा। अच्छा ठीक है, बहुत ज्यादा। हार्ट हो गया, ठक ठीक है, ठक ठक ठक। हार्ट हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ तक जल्दी से लिख लो, सेशन एंड होने ही वाला है। 4 बजे तक था ना भैया। अरे मतलब दोबारा ज्वाइन करेंगे, ठीक है, दोबारा ज्वाइन करेंगे तुरंत, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हाँ भैया, ले लिया। ठीक है, सेशन एंड कर रहे हैं, दोबारा ज्वाइन करते हैं। ओके, इट इज यूजुअली इन्वॉल्व्ड इन secretion and absorption, usually involved in secretion and absorption। इसमें इन्वॉल्व होता है secretion and absorption। अगला पॉइंट, एग्जाम्पल है फाउंड इन duct of glands and tubular part of nephrons, duct of glands and tubular part of nephrons, ठीक है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स। चलिए इसको फटाफट से लिखिए तो, सिंपल क्यूबॉइडल भी हो गया। भैया बुक में इसको अंडरलाइन कर लेना। कर सकते हो, भैया ऊपर वाला डायग्राम बना लें। ये वाला हाँ बना सकती है। खैर चलो, सिंपल कॉलमनरी एपिथेलियम देख रहे हैं इसमें, तो ये होता है सिंगल लेयर, राइट सा बात है, सिंगल तो होना ही है, सिंगल लेयर। एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, न्यूक्लियस लोकेटेड एट बेस, न्यूक्लियस लोकेटेड एट बेस। इसी को लिखने का एक और तरीका होता है जो एग्जाम में यूज करता है, बोलता है बेसल न्यूक्लियस। क्या बोलता है? बेसल न्यूक्लियस। बेसल न्यूक्लियस का मतलब यही होता है, न्यूक्लियस लोकेटेड एट बेस, ठीक है। अगला, फ्री सरफेस एज माइक्रोविलाई, किसका ऑन है? फ्री सरफेस हैज माइक्रोविलाई, ठीक है। फ्री सरफेस के पास क्या होता है? माइक्रोविलाई। अगर ये फ्री रहा तो यहाँ पे विलाई होगा, ठीक है। विलाई इज नथिंग बट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये आप जानते हो, ऐसा ऐसा। एक होता तो फ्लैजिला बोलते, एक होता बड़ा होता तो फ्लैजिला बोलते। दो है बहुत सारा, मतलब दो है कम बड़ा है तो उसको बोलते सीलिया, है ना। बट अगर बहुत सारा हो जाए इस तरह से तो ये सीलिया भी हो सकता है, माइक्रोविलाई भी हो सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं, ठीक है। इसका भी सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन के काम आता है। मेन रोल इन secretion and absorption, main role in secretion and absorption। एग्जाम्पल देख लो, लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, स्टमक और इंटेस्टाइन के लाइनिंग में, ठीक है। स्टमक और इंटेस्टाइन के लाइनिंग में बीच में होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इसको वहां पे भी जूस सिक्रीट करना है और फिर जो डाइजेस्ट हुआ उसको एब्जॉर्ब भी करना है, तो उन सब जगहों पे होता है, ठीक है। तो देखो इसका भी सिक्रीशन काम है और इसका भी सिक्रीशन काम है, कहाँ गया? बट दोनों में डिफरेंस है। इसका सिक्रीशन मतलब ग्लैंड ग्लैंड वाला सिक्रीशन, ठीक है ना, ग्लैंड वाला सिक्रीशन। और इसका सिक्रीशन का मतलब, इसका सिक्रीशन का मतलब कि कभी कभी जरूरत पड़ा तो सिक्रीट किए, जैसा कि तुम्हारा डाइजेस्टिव जूसेस में होता है,
ठीक है, चलो फटाफट से इतना लिखो। नेक्स्ट इज ciliated epithelium। ये नॉर्मली सिंपल कॉलमनर का ही टाइप होता है, नॉर्मली सिंपल कॉलमनर का ही टाइप होता है। सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम। The simple columnar epithelium which has cilia on their free surface, which has क्यूबॉइडल भी तो। क्यूबॉइडल भी हो सकता है, बट नॉर्मली का बात कर रहे हैं। columnar epithelium which has कहाँ गया, क्यूबॉइडल which has cilia on the free surface, on their free surface are called ciliated epithelium। ठीक है, ठीक है, अगला पॉइंट। Their function is to move a particle in specific direction। Particle and mucus। हाँ कर सकते, तो म्यूकस नॉर्मली होता ना। म्यूकस देखो होता यूं है कि इसका नॉर्मल पोजीशन तुम्हारे थ्रोट के आसपास होता है। कहाँ? थ्रोट में, मतलब Throat में। विंड पाइप के पास, या यूं बोलो कि तुम्हारा वोकल कॉर्ड जहाँ है उसके ऊपर। अब बात हटा ले, सॉरी थोड़ा हम ही हटा देते हैं। ठीक है, तो वोकल कॉर्ड के पास होता है, ताकि नॉर्मली जो खखार आता है ना, या नाक से गंदा आता है, तो नाक से जो गंदा आता है एक्चुअली में वो म्यूकस है। एयर जब आप इनहेल कर रहे होते हो, जब आप एयर इनहेल कर रहे होते हो, तो एयर के साथ डस्ट पार्टिकल भी आता है। डस्ट पार्टिकल को रास्ते में चिपकाने के लिए वहां म्यूकस होता है। क्या होता है? म्यूकस। ये म्यूकस का मेन काम ये कि डस्ट पार्टिकल को रास्ते में चिपका ले, और म्यूकस चिपक के अगर वहीं रख दे गंदा को, फिर तो कोई मतलब नहीं बनता है। इसीलिए म्यूकस को मूव कराया जाता है एक तरफ, एक फिक्स डायरेक्शन में म्यूकस को मूव कराया जाता है। और उसके लिए क्या होता है कि यहाँ जितना भी फ्लैजिला होता है या सीलिया होता है, वो सब एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, इस डायरेक्शन में। तो जब वो एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है ना, तो सारे म्यूकस को एक साथ मूव कराता है, और ये फाइनली आपके नोस्ट्रिल से बाहर आ जाता है। समझे? हटा रहा हूं इसका, कोई खास काम नहीं है इसका। चलो, फंक्शन इज टू मूव अ पार्टिकल इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, एक फिक्स डायरेक्शन में लेकर जाएगा, ये ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में लेकर जाएगा। अच्छा, नॉर्मली कहाँ मिलता है? तो हॉलो ऑर्गन्स में मिलता है। इसका सबसे ज्यादा यूज ओवरी के पास होता है, जो एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। अगर आप ओवरी का डायग्राम देखना चाहें, तो यहाँ पे आपका ओवरी होना है। ये जब एग रिलीज करता है, एग रिलीज करता है,
तो वो यहाँ पे वापस जाता है, यहाँ ऐसे। और एग मूवेबल नहीं होता है, एग मूवेबल नहीं होता है। यहाँ पे बहुत सारे सीलिया होते हैं। क्या होते हैं? सीलिया, जो इस एग को मूव कराता हुआ यहाँ लेकर आता है, समझे? और फर्टिलाइजेशन यहीं पे हो जाता है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मेडिकल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। तो याद रखना, फर्टिलाइजेशन यहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ होता है फर्टिलाइजेशन? fallopian tube, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में? एम्प्यूला, याद है ना? एम्प्यूला, इस्थमस, इन्फंडिबुलम, याद है? फैलोपियन ट्यूब का 3 पार्ट, एक पार्ट तो एम्पुला, एक होता है इस्थमस, और एक होता है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, याद रखना, ये 3 पार्ट, जिसमें से मिडिल पार्ट होता है एम्पुला, और फर्टिलाइजेशन यहीं पे होता है। शायद इस साल भी मेडिकल में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट अक्सर पूछता है इसको, एम्पुला में होता है। खैर, फर्टिलाइजेशन यहीं पे हो जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इम्प्लांटेशन होना है। कितना लोग जुड़ा हुआ है जी? 7 लोग जुड़ा हुआ है, एक और है, वापस चला गया, चल ठीक। तो यहाँ पे जुड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन तो हो गया, लेकिन इसको वापस लेके जाना है। और चूंकि ये यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे इम्प्लांटेशन होना है। क्या होता है यहाँ पे? इम्प्लांटेशन, यूट्रस में। लेकिन यहाँ पे ये मूवेबल नहीं होता, इसलिए अपने आप नहीं आ सकता है। इसीलिए यहाँ पे जो सीलिया होता है वो लेकर आता है, ठीक है। इसलिए सीलिया का बहुत जरूरत होता है हॉल ऑर्गन। हटा रहा हूँ इसका इसका ये इंपॉर्टेंट तो बहुत है, बट यहाँ से नहीं, 12th वाले पार्ट से। जब 12th पढ़ेंगे तो दोबारा पढ़ेंगे। पाइप को जो दो डिवाइड आता है बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल, विंड पाइप से जो जा रहा होता है वो रास्ता होता है ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, वहां से होते हुए फिर लंग्स में जाएगा। लंग्स के अंदर सिर्फ एल्वियोली होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं, ठीक है। फिर अब चलिए नोट कीजिए और कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बात लिखना शुरू कीजिए। 3-4 लाइन होगा नोट। चलिए नोट में पहला, सिलिएटेड इपिथेलियम लाइनिंग, लिख ही देते हैं, सिलिएटेड इपिथेलियम लाइनिंग। लाइनिंग मतलब जो लाइन करता है, ठीक है, अपर सरफेस पे जो एक लगातार होता है उसको लाइनिंग बोलते हैं। लाइनिंग द वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन में स्पेस होता है उसका नाम है वेंट्रिकल। लाइनिंग द वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन भैया ये वाला लाइन एक बार फिर से बताइए ना, क्या बताया? ब्रेन? देखो ब्रेन में बहुत सारा पार्ट होता है, स्ट्रक्चर डिवाइडिंग होता है, ठीक है। तो जो आपस में डिवाइड कर रहा होता है ना ब्रेन का स्ट्रक्चर, उसी में एक वेंट्रिकल भी होता है, ठीक है। हम लोग कैसे 11th में पढ़ना, जब ब्रेन पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, तो वहां थोड़ा सा बताएंगे। पहले से बहुत था, आप बहुत थोड़ा सा बताएंगे, एनसीईआरटी में बहुत कम दिया हुआ है। लाइनिंग द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड इपेंडाइमा, एंड स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड इपेंडाइमा। इसको याद रखना, इपेंडाइमा क्या होता है। इपेंडाइमा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या फिर से बताइए, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। कोई बात नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, आज चला जाएगा। इस ये वाला लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे जाएगा। कहाँ पे फंसे थे वैसे? ये एग्जाम्पल के बाद से नहीं आया था। अच्छा, एग्जाम्पल के बाद, कोई बात नहीं। तो एग्जाम्पल के बाद सिर्फ ये लाइन लिखें कि सिलिएटेड इपिथेलियम जो कि ब्रेन को लाइन करता है, सिलिएटेड इपिथेलियम जो कि ब्रेन को लाइन करता है, ठीक है। सिलिएटेड इपिथेलियम लाइनिंग द वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड इपेंडाइमा। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, एक मिनट, ये ईपेन होता है, EPEN, इसको सुधार लेना, ईपेन डाइमर। हो गया? बोलो, कुछ बोलना अंजलि? चलो लिखो, PCT हैज माइक्रोविलाई। PCT नाम सुने होगे, नेफ्रॉन में पढ़े होगे, याद आ रहा है? प्रॉक्सिमल वो कॉन्वोल्यूटेड, प्रॉक्सिमल ग्लोमेरुल, कॉन्वोल्यूटेड हाँ ट्यूब्यूल। हाँ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हाँ। हाँ, PCT नेफ्रॉन में पढ़े होगे, इसमें माइक्रोविलाई होता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी तो आप ये ऑब्जर्वेशन का काम करता है ना। हाँ, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है, PCT। मतलब ब्रश बॉर्डर मतलब ब्रश बॉर्डर मतलब इस तरह का अभी दिखाते, देखो ये देखो, ये अगर कोई सेल है तो ब्रश बॉर्डर मतलब सीधा ऐसा वाला ना, ऐसा ऐसा ऐसा, वही ठीक है? सीलेटेड ना। हाँ, कह सकते हो उसी तरह का, बट नाम अलग है क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, क्या डिफरेंस, फंक्शन या स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर सीलिया अलग चीज हो जाता है। ठीक है, अच्छा। सीलिया अलग चीज होता है और माइक्रोविलाई अलग चीज है। माइक्रोविलाई या विलाई या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, देखो इंटेस्टाइन के एग्जांपल लेके समझा रहे हैं। ये अगर इंटेस्टाइन है तो इस पे ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, किस लिए भाई? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ठीक है, इसको बोले विलाई, और इस विलाई के ऊपर ना और ऐसा छोटा छोटा सा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, और दोबारा इसको बोलते हैं माइक्रोविलाई। ठीक है, विलाई के ऊपर जो दोबारा से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है उसको बोलते हैं माइक्रोविलाई। सब पे होगा ऐसा, तो ये है माइक्रोविलाई। और सीलिया क्या होता है? सेल में आप पढ़ चुके हो, पढ़े हो ना आप सीलिया सेल में? तो सीलिया का स्ट्रक्चर आप पढ़े, उसका स्ट्रक्चर अलग है, माइक्रोविलाई का स्ट्रक्चर अलग है। माइक्रोविलाई का स्ट्रक्चर अलग है, इसीलिए बोले कि डिफरेंट है, सेम नहीं। ठीक है, चलो हटा रहे। चलो आगे। अगला बात है ट्रांजिशनल इपिथेलियम, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट आज एक्स्ट्रा में जो बताने वो है ट्रांजिशनल इपिथेलियम। 10 मिनट है, 10 मिनट में हम ये इपिथेलियम पूरा खत्म कर देंगे। उसके बाद एक और क्लास होगा 15 मिनट का, 20 मिनट का, उसमें थोड़ा सा ग्लैंडुलर इपिथेलियम का बात करेंगे, कंपाउंड इपिथेलियम का बात करेंगे, और कनेक्टिव टिश्यू से अगले क्लास में, मतलब कि परसों। ठीक है, चलो ट्रांजिशनल इपिथेलियम। देखो इसमें इसमें एक ही लाइन है, फाउंड इन लाइनिंग ऑफ यूरेटर एंड इनर सरफेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। फाउंड इन लाइनिंग ऑफ यूरेटर। यूरेटर आप जानते हो ना? जल्दी बोलो। क्या बोल? यूरेटर क्या होता है? यूरेटर, वो उसमें किडनी से जो यूरिन नीचे गिरता है। बिल्कुल 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 स्टोर बिल्कुल। होता है, यूरिन स्टोर होता है। यूरिन स्टोर नहीं होता यूरेटर में, हाँ वो उससे पास होता है, सॉरी सॉरी। यहाँ से जाएगा इस पाथ से, दोनों हाँ किडनी में हाँ होगा ऐसा, और यहाँ पे हाँ, होगा वही तुम्हारा ब्लैडर, यूबी, है ना, यहाँ पे होगा तुम्हारा यूरिनरी यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर। तो ये जो तुमको दिख रहा हाँ है दिस इज यूरेटर, और हाँ दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के बारे हाँ। में एक बात याद रखना, यूरिनरी ब्लैडर एक्स्ट्रा है, बट याद रखना यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट इन बर्ड्स, इसीलिए वो स्टोर नहीं कर सकते यूरिन। हम लोग यूरिन स्टोर करते हैं, और जब
फील आता है तब उसको पास आउट करते हैं इन्वायरमेंट में बाहर, उसको बोलते हैं मिचुरेशन। सब पढ़ेंगे जब एक्सक्रीशन पढ़ेंगे तो। लेकिन बर्ड में चूंकि यूवी नहीं होता, इसीलिए वो यूरिन को कंट्रोल नहीं करते। जैसे ही यूरिन बना वो उसके बॉडी से पास आउट होता चला जाएगा बूंद बूंद के फॉर्म में। ठीक है, वैसे ये अलग बात है कि उनमें यूरिन बनता बहुत कम है। ठीक है, पानी बचाने के सर लिए चूहा में भी तो यही होता है सर। नहीं 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 नहीं, मोनोटेल वहाँ अलग ही कारण है, वहाँ अलग कारण है। चूहा उस यूरिन का वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेता है अपने बॉडी में यूज करने के लिए, इसीलिए वहाँ यूरिन नहीं बनता। बर्ड्स में तो यूरिया यूरिया सेक्रेट होता है ना। बर्ड्स में यूरिया नहीं, हम्म, यूरिक एसिड। बर्ड्स में हाँ यूरिक सॉरी एसिड यूरिक। होता है। जहाँ कहीं भी अंडा है, एग है, जहाँ कहीं भी एग है वहाँ यूरिक एसिड होता है। पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, टाइम नहीं है इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलो इसको हटा रहे हैं। ये याद रखना, यूबी इज एब्सेंट इन बर्ड्स। ऐसे एनिमल किंगडम पढ़ाएंगे तो एक बार दोबारा जरूर बताएंगे। चलो इसको भी हटाते हैं, ज्यादा काम नहीं है। खैर देखो, एंड इनर सरफेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, इसका काम सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है ना कि ये आप उसको बोलते हो ना, क्या बोलते हो, इलास्टिक होता है। कैसा होता है? इलास्टिक। मतलब जैसे देखो, ऐसा आपका ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर का एक्चुअल साइज है। बट जैसे ही इसमें यूरिन फिल होगा, दोनों साइड से यूरेटर आ रहा है जो कि यूरिन फिल करेगा इसमें, तो जब यूरिन फिल करेगा तो हर तरफ प्रेशर बनेगा, बनेगा प्रेशर। और जब ये प्रेशर बनेगा तो ये एक्सपैंड हो जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट कर दो। स्ट्रेच, एक्सपैंड होगा, स्ट्रेच होगा। ठीक है, स्ट्रेच होगा। और यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर होता है। क्या होता है यहाँ, क्या होता है? स्ट्रेच स्ट्रेच रिसेप्टर। रिसेप्टर, जो कि ये फील करता है कि कितना स्ट्रेच हुआ है। जब जितना ज्यादा भरेगा उतना ज्यादा फैलेगा, और जब स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा होगा तब हमको फील आता है मिचुरेशन का। तब हमको लगता है कि नहीं, हमको यूरिन को बाहर पास आउट करना है। हमेशा नहीं होता। जब ये फील हो जाएगा पूरा 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 जब फील हो जाएगा, ये पूरा फील हो जाएगा, तभी हमको ऐसा फीलिंग होगा। और प्रोसेस ऑफ पासिंग आउट ऑफ यूरिन आउटसाइड आवर बॉडीज मिचुरेशन, मैच्योरेशन। जो आगे पढ़ेंगे। चलिए इसको लिखिए जल्दी से, जल्दी से लिखिए, टाइम नहीं है, बस 5 मिनट है, फिर से दोबारा ज्वाइन करेंगे। हो गया? हो ही गया होगा। हो गया भैया, मेरे में 10% बचा है नेट। नेट 10% बचा है। मेरा भी हम मेरा भी भैया 90% आनंद भैया। कोई बात नहीं, 15 मिनट और क्लास चलेगा, 15 मिनट टिक जाएगा। खैर चलो, मैं थोड़ा सा बचवा दीजिए ना, खत्म ही कर दीजिएगा नेट। हाँ खत्म हो ही जाएगा। क्या तुमको करना क्या नेट पे? अब चलो देखो, अगला इज डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड, जल्दी से लिखो, सिंपल और कंपाउंड के बीच का डिफरेंस। सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम के बीच का डिफरेंस, जल्दी जल्दी। सिंपल में पहला, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स किसमें? सिंपल में। कंपाउंड में बोलो, 2 और मोर लेयर्स ऑफ सेल्स। ठीक है, सिंपल में दूसरा, लाइंस द बॉडी कैविटी डक्ट्स एंड ट्यूब्यूल्स, लाइंस द बॉडी कैविटी डक्ट एंड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इसको लाइन करता है, लाइनिंग करता है। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो फंक्शन होता है प्रोटेक्टिव होता है, हैज प्रोटेक्टिव फंक्शन। कैसा फंक्शन होता है इसका? प्रोटेक्टिव। इसका एग्जांपल इज स्किन।
हो गया? हो गया हो तो बहुत बढ़िया। अब अगला पार्ट देखते हैं, ठीक है? अच्छा तो अभी 3 मिनट है, एक काम करते हैं, सिंपल एपिथेलियम का 2 टाइप है, यूनिसेलुलर ग्लैंड एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड, वो भी देख लेते हैं। 2 मिनट है तो हो जाएगा। ओके सर, लिखने दीजिए, लिखने। अच्छा ठीक है, लिखो लिखो लिखो। वैसे तुम्हारी तरफ नेट प्रॉब्लम बहुत है फैजान, आवाज क्लियर नहीं हो रहा तुम्हारा, वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेट इसलिए कर रहा है कि यहाँ काम चल रहा है बगल में सर, तो काम चलने से तेरा आवाज तो वाइब्रेट मेरा क्यों? कंसंट्रेशन, ये पर्दा खींचे हुए हैं। तुम्हारे घर में काम चल रहा है? नहीं, बगल में। बगल में तुम टेंशन क्यों लेते हो? ये लास्ट होगा हमारा, पूरे 4 में छोड़ देंगे, 7-8 मिनट है, 10 मिनट, चलो बस होया। अरे तुम ड्राइंग कितना बना रही है? 35 हो गया? बना रही है भैया। अच्छा 350 हो गया। 350। सर आप ये लोग को छुट्टी दे दो। सही बात। ठीक है छोड़ देते हैं, चलो। देखो देखो जल्दी से देखो। ये आइडिया, अगर कुछ पूछना रहेगा तो ऐसे ही मार्क कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसे मार्क मत करना, जल्दी से देखो, जल्दी से देखो। ये रहा हमारा लास्ट टॉपिक। ये देखो, सिंपल एपिथेलियम का अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सिंपल एपिथेलियम का, तो इसमें हम लोग जो ग्लैंड्स का बात कर रहे थे, 2 तरह का ग्लैंड्स हो जाएगा। एक हो जाएगा हमारा यूनिसेलुलर ग्लैंड, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा हमारा मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड, ठीक है। यूनिसेलुलर ग्लैंड मतलब ऐसा ग्लैंड जिसमें सिर्फ एक सेल हो, ठीक है, नाम ही बता रहा है, ये सिंगल सेल्ड होगा। और ये कैसा होगा? मल्टी सेल्ड होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ सिंगल सेल में ये है कि यहाँ पे गॉबलेट सेल्स एग्जांपल, कंपाउंड एपिथेलियम ना। सिंपल एपिथेलियम में, एक सेकेंड, ये वाला जो मल्टी सेलुलर ग्लैंड है, ये वाला भी बहुत सारे सिंगल सेल के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है, या ओवरऑल बोल सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी शायद लिखा है सिंपल एपिथेलियम, वो देख लेते हैं। एनसीईआरटी हमको जो याद आ रहा है, some of the columnar or cuboidal cells get specialized position called glandular epithelium. Columnar और cuboidal cells get specialized, ठीक है। देखो सिंपल एपिथेलियम में ये ऐसा बोल रहा है, कॉल्यूमनर और क्यूबॉइडल, कॉल्यूमनर और क्यूबॉइडल सेल्स जो होता है ये स्पेशलाइज होता है, स्पेशलाइज टू फॉर्म ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है, ये स्पेशलाइज हुआ है, याद रखना स्पेशलाइज हुआ है। लेकिन कॉल्यूमनर और क्यूबॉइडल किसका टाइप है? कॉल्यूमनर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल का, बस इसीलिए मैं ऐसा बोल रहे थे अभी, ठीक है, वही हमको याद आ रहा था कि एनसीईआरटी में वैसा पढ़ा है। खैर चलो, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है गॉबलेट सेल्स, कहाँ होता है? स्टमक में होता है, ठीक है। और मल्टी सेलुलर फिर से आप जानते हो बहुत सारे सेल से मिलकर बना होगा, इसमें आप पढ़े हो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, है ना, एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एक और होता है जिसको आप बोलते हो हेटेरोक्राइन, बट वो हम आगे पढ़ाएंगे जब ग्लैंड्स पढ़ाएंगे, एकदम जूलॉजी का लास्ट चैप्टर, वहां पे आपको पढ़ना है हेटेरोक्राइन के बारे में, अभी इंडो और एक्सो नहीं जानते। इंडोक्राइन में क्या होता है? पाउर एयर सिक्रीशन
From this is डायरेक्टली इनटू ब्लड, ठीक है। डकलेस ग्लैंड होता है। हाँ बिल्कुल, वो डक होता है जो gland में। डकलेस ग्लैंड होता है। कैसा ग्लैंड होता है? ductless। डकलेस ग्लैंड। बट अगर ये कौन है जो ए लिखा है? बट अगर हम ये एक्सोक्राइन की बात ग्लैंड करें, है ना सर, हाँ ग्लैंडुलर ये वो सिंपल ग्लैंडोनल एपिथेलियम, तो देखो उसको ये लिख दीजिए ना। लिखे तो है, यहाँ देखो, है ना? अरे ये वाला, कौन सा? ये, हाँ कह सकते हैं, कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं। चलो इसको इंडिविजुअली वहीं पहुंचा देते हैं, और क्या। ग्लैंडुलर इपिथेलियम, सिंपल इपिथेलियम स्पेशलाइज होता है कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल और बनाता है ग्लैंडुलर इपिथेलियम। इसका दो टाइप, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में सिर्फ गॉबलेट, मल्टीसेलुलर में आ जाएगा इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन में पावर देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू ब्लड, और इसलिए वो डक्टलेस होते हैं और ये सिक्रीट थ्रू डक्ट, इसलिए इनको बोलते हैं डक्टफुल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? डक्टफुल ग्लैंड, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, जल्दी आगे बता के खत्म कर दे। अब 4-5 लाइन और लिखना है बस। हो गया? हुआ नहीं हुआ? हाँ हो गया, स्क्रीनशॉट लो हो जल्दी। गया हो भैया। गया। ठीक है, हटा रहे हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, ये है थोड़ा सा कंपाउंड इपिथेलियम और फिर दो सेल्स आपस में जुड़ता कैसे है। ये तो आप लोग सब लोग जान रहे हो कि कंपाउंड इपिथेलियम have limited role, compound epithelium have limited role in secretion and absorption, in secretion and absorption, ठीक है। अगला पॉइंट, मेन ज्यादा फंक्शन। इसका प्रोटेक्शन का काम होता है ना हाँ सर? हाँ हाँ बिल्कुल, इसे तो लिख रहे हैं। अगला पॉइंट, मेन फंक्शन is protection against chemical and mechanical stress, is protection against chemical and mechanical stress। अरे आप मेन फंक्शन लिख रहे हैं तो इसका मतलब कोई साइड में फंक्शन होगा इसका। हाँ बताया तो, यहाँ देखो, अगर हम करें लिमिटेड रोल, मतलब रोल तो है ही ना, कम है लेकिन है तो जरूर, इसीलिए बोले कि मेन फंक्शन ही है बट लिमिटेड रोल वहां भी है। एग्जाम्पल, स्किन तो आप पहले ही जान चुके हो। उसके अलावा देखो, मॉइस्ट बकल कैविटी, आपके मुंह में भी यही होता है क्योंकि वहां पे आप खाते हो तो खाना के साथ फ्रिक्शन होता है आपके माउथ का, बकल कैविटी का। अगर वहां कंपाउंड इपिथेलियम नहीं रहा तो प्रोटेक्शन कौन करेगा? मैकेनिकल स्ट्रेस से, है ना। कई बार कुछ कड़ा चीज आप खाते हो तो यही प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा पैरिंग्स, फेरिक्स, सैलिवरी ग्लैंड, पैरिंग्स के अलावा सैलिवरी ग्लैंड। पैनक्रियाटिक डक्ट्स, हाँ मैम, आ रहे हैं बस। ठीक है, चलो भाई जल्दी जल्दी खत्म करो, मेरे पास भी कॉल आना शुरू हो गया। फेरिंग्स, सैलिवरी ग्लैंड, एक सेकंड, सैलिवरी ग्लैंड, हाँ सैलिवरी ग्लैंड और पैनक्रियाटिक डक्ट। सैलिवरी ग्लैंड एंड पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। हो गया? हुआ सबका? नहीं हुआ? हो गया भैया। हो गया। चलो आखिरी लाइन लिखो, स्पेशलाइज्ड
जंक्शन प्रोवाइड, देखो दो सेल के बीच में ना कुछ स्पेशलाइज्ड जंक्शन होता है, जंक्शन मतलब ज्वाइंट, जहां जुड़ता हो दो चीज। स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल लिंक, प्रोवाइड both structural as well as functional link to epithelium tissue। epithelial tissue, ठीक है। इसी स्पेशलाइज्ड जंक्शन में तीन का आपको नाम जानना है। एक होता है टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, ठीक है, उसके अलावा होता है गैप जंक्शन, और एक और है एडहेरिंग जंक्शन। एडहेरिंग जंक्शन, जंक्शन। ठीक है। टाइट जंक्शन के बारे में, स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग, मतलब एक सेल का कोई भी चीज लीक ना हो जाए, ठीक है। एक जैसे मान लो यहाँ एक सेल है, यहाँ एक सेल है, और इन दोनों के बीच में अगर टाइट जंक्शन है, इसका कोई भी चीज इधर नहीं जा सकता है, तो इसको लीक करने से रोकता है, ठीक है। गैप जंक्शन इज help the cell to communicate with each other, help the cell to communicate with each other। मतलब ये कि दो सेल है, अगर इन दोनों के बीच में गैप जंक्शन है तो यहाँ का चीज इसमें आराम से जा सकता है, ठीक है। और एडहेरिंग जंक्शन इज जस्ट सीमेंटिंग मटेरियल। एडहेरिंग जंक्शन क्या है? सीमेंटिंग मटेरियल, मतलब दो सेल को आपस में जोड़ता है। कौन जंक्शन? एडहेरिंग जंक्शन, ठीक है। एक और लाइन लिखी लो इसमें, कीप नेबरिंग सेल टुगेदर, कीप नेबरिंग सेल टुगेदर। चलो बस ओवर हो गया। थैंक यू भैया। चलो जल्दी जल्दी से लिखो या स्क्रीनशॉट ले लो, क्या करना ले पसंद लिए करो? भैया, बच गया सर नेट। स्क्रीनशॉट बच ले गया? नेट लिए बच हैं। गया सर। क्या बात, हाँ अभी 450 बचा हुआ। सब हो गया? और पढ़ाइएगा, पढ़ा लीजिए। नहीं अब हमको भागना था तो बोल रहा और पढ़ाइएगा। ये देखो अब्बास भागी हो गया। 3 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाए। हो गया ना, लीव कर देना। क्या चलो, हाँ अब लीव कर सकते हो, ठीक है। चलिए ओवर। भैया लेकिन क्लास में एक बार फिर से टाइट गैप और एडहेरिंग जंक्शन समझा ठीक है, दीजिएगा, ठीक है। समझ में। हाँ डेरिंग जंक्शन समझ। सर ये लास्ट वाला लाइन नहीं बताए थे सर अच्छे से। कीप नेबरिंग सेल टुगेदर। कीप नेबरिंग सेल टुगेदर, डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ना ठीक है, लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, यही वाला पार्ट में बोल रहे हो? हाँ 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 ठीक है, भैया अगले दिन हो जाएगा, ठीक है। हम लास्ट वाला लाइन सिर्फ बोल रहे हैं। अच्छा तुमको सिर्फ ये वाला देखना है, ठीक है, सब हो जाएगा। चलो ओवर। हाँ। कल मिलते हैं फिजिक्स के साथ और बॉटनी के ठीक है, साथ। बाय बाय भैया। चलो बाय बाय। 7 हो रहा 4 7।